नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विजन करियर इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे राजस्थान का अफवाह तंत्र। जैसा कि पिछले वीडियो में अपन ने देखा था राजस्थान का भौतिक विभाजन, आज अपन बात करेंगे अफवाह तंत्र, जो कि एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और जहाँ से बार बार सवाल पूछे जाते हैं। तो देखिए, अफवाह तंत्र की जो बात अपन कर रहे हैं, अफवाह तंत्र की जो चर्चाएं अपन कर रहे हैं, अफवाह तंत्र, राजस्थान का जो अफवाह तंत्र है, इसको अपन 3 भागों में बांट कर देखेंगे। केवल एग्जाम ओरिएंटेड होके देखना है, ज्ञान की परीक्षा नहीं लेनी है, अपन को ज्ञान नहीं बांटना है, अपन को केवल एग्जाम ओरिएंटेड होके देखना है। तो राज्य राजस्थान के अफवाह तंत्र को अपन कितने भागों में बांट कर देखेंगे? 3 भागों में बांट कर देखेंगे। कौन कौन सा रहेगा? सबसे पहला अपन बात करेंगे अंतःप्रवाह क्षेत्र, या यूं कह दो, पहला किसके अकॉर्डिंग है? राजस्थान की खुद की स्थिति के आधार पर इसके अफवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट कौन सा है? अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, या यूं बोल दो, अरब सागर में अपना जल ले जाने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, अरब सागर में गिरने वाली नदियां। दूसरा कौन सा है? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ये लो, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, खाड़ी में गिरने वाली नदियां, गिरने वाली नदियां। और तीसरा अपन जो पढ़ेंगे वो है आपका कौन सा? अंतःप्रवाह क्षेत्र। किसे कहा था अंतःप्रवाह क्षेत्र? किसे कहते हैं अंतःप्रवाह क्षेत्र? वे नदियां जो अपना जल सागर तक नहीं ले जाती, वो क्या कहलाता है? अंतःप्रवाह क्षेत्र, या अंतःप्रवाह की नदियां, अंतःप्रवाह की नदियां। और वह क्षेत्र जहां इस प्रकार की नदियां प्रवाहित होती हैं उसे अपन क्या बोलते हैं? अंतःप्रवाह का क्षेत्र बोलते हैं। अब देखिए, जितने क्षेत्रफल पे राज्य राजस्थान की जो नदियां बहती हैं, उस अकॉर्डिंग टू क्षेत्रफल सबसे ज्यादा क्षेत्र पे राज्य राजस्थान के कौन सी नदियां बहती हैं? नदी प्रवाह क्षेत्र की बात कर रहे हैं। नदी प्रवाह क्षेत्र के कुल क्षेत्र पे कितनी 60% क्षेत्र पे कौन सी नदियां प्रवाहित होती हैं? अंतःप्रवाह की नदियां। फिर 23% क्षेत्र पे कौन सी नदियां बहती हैं? बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। और 17% क्षेत्रफल पे कौन सी नदियां बहती हैं? कुल नदी प्रवाह क्षेत्र का बोला मैंने, टोटल एरिया नहीं बोल रहे हैं। कुल नदी प्रवाह क्षेत्र के 17% क्षेत्रफल पे कौन सी नदियां बहती है? अरब सागर में गिरने वाली नदियां बहती। 2 चीजें हैं, 2 चीजों को ध्यान से देखना। पहला तो अपन ने किसके अकॉर्डिंग बताया? क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग। अब दूसरा मैं बोल रहा हूं जल। जितना राज्य राजस्थान में जल नदियों द्वारा आ रहा है, सबसे ज्यादा जो जल नदियां लेके आ रही हैं वो कौन सी? नदियों द्वारा आने वाले जल का लगभग 60% जल कौन सी नदियां हैं? बंगाल की खाड़ी की नदियां। और 23% जल कौन सी ला रही है? अंतःप्रवाह की नदियां। और तीसरे नंबर पे, चाहे वो जल के अकॉर्डिंग हो, चाहे वो आपका प्रवाह क्षेत्र के अकॉर्डिंग हो, एरिया के अकॉर्डिंग हो, तीसरे नंबर पे कौन है? अरब सागर। ठीक है, ये तो इसका अपन ने क्या किया? डिवीजन किया है, डिवीजन। अब प्रत्येक पार्ट को अपन अलग अलग अध्ययन करेंगे। इनमें सबसे पहले किसको पढ़े अपन? अरब सागर में गिरने वाली नदियों को देखते हैं। सबसे पहले अपन रीड करेंगे अरब सागर में गिरने वाली नदियों को। अरब सागर में गिरने वाली नदियों को भी अपन 2 भागों में बांट कर देखेंगे। कौन कौन सा भाग होंगे? ये लो, कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और खम्मात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ये लो, कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, कच्छ की खाड़ी में अपना जल ले जाने वाली, कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। और दूसरी कौन सी है? खम्मात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ये लो, दूसरा कौन सा है? खम्मात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, खम्मात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, खाड़ी में गिरने वाली नदियां। अब इनमें भी सबसे पहले अपन किसको पढ़ेंगे? कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। इनमें सबसे पहले किसको देखेंगे अपन? कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। ये लो, और कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियों में भी सबसे पहले अपन किसको पढ़ेंगे?
लूणी नदी तंत्र, लूणी नदी तंत्र। अब देखो सबसे पहले मैंने बात की क्या, राज्य का अपवाह तंत्र। राज्य के अपवाह तंत्र को अपन राज्य की खुद की स्थिति के आधार पर या ऊंचावच के आधार पर अपन ने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। पहला कौन कौन सा, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, दूसरी कौन सी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, तीसरी कौन सी अंतःप्रवाही नदियां। फिर अपन ने क्या कहा, अब जल के अनुसार या क्षेत्रफल के अनुसार बता देता हूं। पहले क्षेत्रफल में राज्य राजस्थान में जितनी नदियां प्रवाहित हो रही है उन नदी प्रवाह क्षेत्र का 60% क्षेत्र पे अंतःप्रवाह की नदियां प्रवाहित हो रही है, 23% पे बंगाल की खाड़ी की नदियां प्रवाहित हो रही है और 17% पे कौन बह रही है, अरब सागर। फिर जल, सर्वाधिक जल कौन सी नदियों से आ रहा है, बंगाल की खाड़ी की नदियों से। फिर 2 नंबर में अंतःप्रवाह की और 3 नंबर में कौन, ये। फिर प्रत्येक को अलग अलग पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले किसको पढ़े, अरब सागर में गिरने वाली नदियां, और अरब सागर में गिरने वाली नदियों को भी मैंने क्या कहा, 2 भागों में तोड़कर अपन देखेंगे। कौन कौन सा, कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और दूसरा कौन सा रहेगा, खम्मात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां। और कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कौन सी, लूणी नदी तंत्र। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताऊं आपको लूणी नदी तंत्र क्यों कहा। लूणी व उसकी सहायक नदियों को सम्मिलित रूप से क्या कहेंगे अपन, लूणी नदी तंत्र के नाम से जानते हैं। सबसे पहले अपन इसका डायग्राम बनाएंगे, लूणी का और इसकी सहायक नदियों को एक साथ अपन डायग्रामेटिकली रूप से अध्ययन करेंगे। लूणी नदी तंत्र, देखिए सबसे पहले अपन इसका डायग्रामेटिकली रूप से अध्ययन करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे लूणी नदी का। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले अपन लूणी नदी का परफॉर्मा, केवल अपन डायग्राम परफॉर्मा ले रहे हैं, इसका कच्चा चिट्ठा ले रहे हैं। तो देखना, ध्यान से देखना, मैं बना रहा हूं, आप ध्यान दीजिएगा। ये आपकी लूणी नदी है, लूणी नदी, ये आपकी लूणी नदी है। लूणी नदी निकलती कहां से है, इसका उद्गम मोटे मोटे तौर से, इस लूणी नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है, नाग पहाड़ अजमेर से होता है। देखना थोड़ा सा ध्यान से, नाग पहाड़ अजमेर से होता है। कहां से होता है, नाग पहाड़ अजमेर से होता है, अजमेर। उद्गम स्थल पर इस नदी को किस नाम से जानते हैं, सागरमती के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, सागरमती। उद्गम स्थल पर इसे क्या कहा जाता है, सागरमती कहा जाता है। ठीक है, कुछ दूर बहने के पश्चात, ध्यान दीजिएगा, कुछ दूर बहने के पश्चात पुष्कर अजमेर से, पुष्कर अजमेर से आने वाली, पुष्कर अजमेर से आने वाली सरस्वती नदी के मिल जाने से, सरस्वती नदी के मिल जाने से गोविंदगढ़ अजमेर में, ध्यान दीजिएगा, गोविंदगढ़ अजमेर में, गोविंदगढ़ अजमेर वाला गोविंदगढ़ है, ये चोमू वाला मत समझना, गोविंदगढ़ अजमेर में दोनों की संयुक्त धारा को, गोविंदगढ़ अजमेर में दोनों की संयुक्त धारा को सबसे पहले क्या कहा जाता है, लूणी कहा जाता है। तो लूणी का सबसे पहली बार लूणी नाम कहां पड़ा, गोविंदगढ़ अजमेर में इसको क्या कहा जाता है, लूणी कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा मैंने, दोबारा ध्यान से सुना, लूणी नदी का उद्गम नाग पहाड़ अजमेर से होता है। उद्गम स्थल पर इसे किस नाम से जानते हैं, सागरमती के नाम से जानते हैं। कुछ दूर बहने के पश्चात पुष्कर अजमेर से आने वाली सरस्वती नदी के मिल जाने से गोविंदगढ़ अजमेर में दोनों की संयुक्त धारा को सबसे पहले क्या कहा जाता है, लूणी कहा जाता है। लूणी नदी, ध्यान दीजिएगा, अपने उद्गम स्थल से लेकर बाड़मेर के बालोतरा तक, ध्यान दीजिए, बाड़मेर के बालोतरा तक यह मीठी और इसके पश्चात ये क्या हो जाती है, खारी हो जाती है। इसके पश्चात क्या हो जाती है, खारी हो जाती है। इस कारण इस नदी को, कौन सी नदी को, लूणी नदी को आधी मीठी या आधी खारी नदी के नाम से भी जानते हैं। डबल टेस्ट नदी भी इसे कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है, आधी मीठी व आधी खारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। क्या बताया अपन ने, 2 बातें बताई, उद्गम स्थल से लेकर बाड़मेर के बालोतरा तक मीठी व उसके पश्चात खारी हो जाती है। इस कारण इस नदी को क्या कहा जाता, आधी मीठी व आधी खारी नदी के नाम से भी जाना जाता है। रीजन क्या है, क्या कारण है कि ये इसके पश्चात खारी हो जाती है। कारण क्या है, कच्छ के रण से आने वाली लवणीय पवने और तैतीस सागर का अवशेष होने के कारण इस क्षेत्र की मृदा कैसी है, लवणीय है, और लवण है वो जल में क्या है, घुलनशील है। इस कारण इस क्षेत्र में जाते ये कैसी हो जाती है,
लवणी हो जाती है, नमकीन हो जाती है। इस कारण इस नदी को क्या, एक सवाल ये भी पूछा जाता है, निम्न में से कौन सी नदी डबल टेस्ट या 2 टेस्टों वाली नदी है? आधी मीठी व आधी खारी नदी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है? तो लूनी नदी है। ये क्या है? कच्छ की खाड़ी। ये लो साहब, मैं अपन इसको डाल दिया। अब इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सबसे पहले ये आपकी सहायक नदी है इसकी लीलड़ी। कौन सी है? लीलड़ी। ये लो साहब। फिर आती है आपकी कौन सी? मीठड़ी। कौन सी है? मीठड़ी। ये लो। अब लीलड़ी का उद्गम कहां से होता है? अजमेर। छोटा सा लिख रहा हूं मैं यहां, अजमेर, कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं है, अजमेर से उद्गम होता है, अजमेर में ही बहती है और अजमेर जिले में किस में मिल जाती है? ये जो एरो लगा रहा हूं इसका मीनिंग क्या है? पानी इस ओर जा रहा है, ठीक है। अब अजमेर जिले में ही किस में मिल जाती है? लूनी में मिल जाती है। इसके पश्चात देखो इनका क्रम भी यही रहेगा, ठीक है। मीठड़ी, मीठड़ी का उद्गम कहां से होता है? पाली जिले से होता है। पाली जिले में अरावली की पहाड़ियों से होता है, पाली में बहती है और पाली में किस में चली जाती है? लूनी में मिल जाती है। इसके पश्चात एक नदी आती है इधर से, कौन सी है? जोजड़ी। कौन सी है? जोजड़ी। इस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता, इस नदी का उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता। लूनी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी कौन सी है? जोजड़ी, जिसका उद्गम किससे नहीं होता? अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता। और लूनी में ये दाईं ओर से मिलती है। किससे मिलती है? दाईं ओर से ये लूनी में मिलती है, ठीक है। बात करेंगे इस नदी का उद्गम कहां से होता है? जोजड़ी नदी का उद्गम होता है वो नागौर जिले के पांडुल गांव की पहाड़ियों से होता है। कहां से होता है? पांडुल गांव की पहाड़ियों से होता है। नागौर जिले के पांडुल गांव की पहाड़ियों से होता है। नागौर व जोधपुर में बहने के पश्चात, नागौर व जोधपुर में बहने के पश्चात जोधपुर जिले के खेजड़ली के निकट किस में मिल जाती है? खेजड़ली के निकट लूनी में मिल जाती है। और जोधपुर के जोधाड़ा में बहने के कारण इस नदी को क्या कहा जाता है? जोजड़ी कहा जाता है। जोधपुर के जोधाड़ा में बहने के कारण इसे क्या कहा जाता है? जोजड़ी कहा जाता है। इसके पश्चात इसकी सहायक नदी आती है कौन सी? बांडी जो नदी है, इस नदी का उद्गम कहां से होता है? हेमावास पाली से होता है। बांडी का उद्गम कहां से होता है? हेमावास पाली से होता है। हेमावास जिला कौन सा है? पाली। ये लो साहब, हेमावास पाली से होता है। पाली में बहने के पश्चात अजमेर में प्रवेश करती है और पुनः पाली में प्रवेश करके कहां पर? पाली जिले के लाखर गांव के निकट, लाखर गांव पाली के निकट ये किस में मिल जाती है? लूनी में मिल जाती है। किस में मिल जाती है? लूनी में मिल जाती है। और इसके पश्चात इसकी सहायक नदी आती है कौन सी? सूकड़ी। ध्यान देना, कौन सी आती है? सूकड़ी। इनका क्रम यही है जो मैं बना रहा हूं, सूकड़ी। और सूकड़ी नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है? सूकड़ी नदी का उद्गम होता है देसूरी पाली से। कहां से होता है? देसूरी पाली से। ये लो, सूकड़ी का उद्गम होता है कहां से? देसूरी पाली से होता है। पाली जालोर व बाड़मेर में बहने के पश्चात, ध्यान देना, पाली जालोर व बाड़मेर में बहने के पश्चात समदड़ी गांव बाड़मेर में किस में मिल जाती है? लूनी में मिल जाती है। ध्यान देना। अब इस नदी की एक अपने आप में कुख्यात है, बदनाम है। ये नदी जब उफान पर बहती है तो बाड़मेर व जालोर जिले में बाढ़ आने की संभावना प्रबल हो जाती है। नाना प्रकार की परीक्षा में सवाल आता है, कौन सी नदी उफान पर बहती है तो बाड़मेर व जालोर जिले में बाढ़ आने की संभावना प्रबल हो जाती है? सूकड़ी नदी जब उफान पर बहती है तो बाड़मेर व जालोर जिले में बाढ़ आने की संभावना प्रबल हो जाती है। और बाढ़ राहत कार्यों में ही एक इस नदी पर बांध बनाया गया है, बांकली बांध। कौन सा बांध है? जालोर जिले के बांकली गांव में बांकली बांध बनाया गया। कौन सा बांध है? बांकली बांध। कहां पर बनाया गया है? जालोर जिले के बांकली गांव में बांकली बांध बनाया गया है। और इस बांध पर, या यूं बोल दो, जहां पर बांकली परियोजना कार्यरत है। कौन सी परियोजना? बांकली परियोजना। और इस परियोजना के तहत जालोर व पाली जिला लाभान्वित हो रहा है। इसके पश्चात
आपकी नदी आती है कौन सी, जवाई। ये लूनी की सबसे प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। लूनी की सबसे प्रमुख सहायक नदियों में से एक है कौन सी, जवाई। ये लो। और इस नदी का उद्गम होता है, जवाई नदी का उद्गम कहां से होता है, गोरिया गांव। गोरिया गांव जिला पाली, बाली तहसील, पाली जिला, गोरिया बाली पाली। पाली जालोर में बहने के पश्चात बाड़मेर जिले के गुढ़ामलानी के निकट, गुढ़ामलानी बाड़मेर के निकट किस में मिल जाती है, लूनी में मिल जाती है। ठीक है, कौन सी, कहां पर, गुढ़ामलानी के निकट लूनी में मिल जाती है। इसकी एक सहायक नदी भी है, कौन सी है, खारी। कौन सी नदी है, खारी इसकी सहायक नदी है। कौन सी है, खारी। और ये जो खारी नदी है इसका उद्गम होता है वो कहां से होता है, शेरगांव की पहाड़ियां, शेरगांव की पहाड़ियां, सिरोही जिले में इसका उद्गम होता है। ये देखो सिरोही लिख रहा हूं मैं, सिरोही शेरगांव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और सिरोही में बहने के पश्चात सायला गांव जालोर में किस में मिल जाती है, जवाई में मिल जाती है। दोबारा ध्यान से सुना, जवाई नदी का उद्गम, ये कौन सी नदी है, जवाई नदी, जो कि लूनी की सबसे प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। इसका उद्गम पाली जिले के बाली तहसील के गोरिया गांव से होता है। पाली जालोर में बहने के पश्चात बाड़मेर जिले के गुढ़ामलानी के निकट, बाड़मेर जिले के गुढ़ामलानी के निकट किस में मिल जाती है, लूनी में मिल जाती है। किस में मिल जाती है, लूनी में मिल जाती है। और जवाई नदी पर जवाई नदी पर पाली जिले के सुमेरपुर के निकट बहुत बड़ा बांध बनाया गया है। कौन सा बांध, जवाई बांध। कौन सा बांध बनाया गया है, जवाई बांध, जिसे वर्तमान में मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, मारवाड़ का अमृत सरोवर भी बोला जाता है। और इस जवाई बांध पर जवाई परियोजना कार्यरत है। जैसा कि प्रशासनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2013 में पूछा था, जवाई बांध से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं हो रहा है, ठीक है, या जवाई परियोजना से कौन सा जिला लाभान्वित नहीं हो रहा है। और उदयपुर की सेई परियोजना का संबंध भी किससे है, जवाई बांध से। ये आपको वर्तमान में पूछा जा सकता है, करंट विषय का है। सेई परियोजना क्या है, उदयपुर की सेई परियोजना वो जवाई बांध में अतिरिक्त जलापूर्ति करवा रही है। तो जवाई बांध से कौन कौन से, या जवाई परियोजना से कौन कौन से जिले लाभान्वित हो रहे हैं, पाली, जालोर, बाड़मेर और सिरोही जिला लाभान्वित हो रहा है। ठीक है, और सेई परियोजना का संबंध किससे है, जवाई बांध से। किससे है, जवाई बांध से है। और जवाई की सहायक नदी बताइए अपन ने, एक जवाई की प्रमुख सहायक नदी है जो कौन सी है, कौन सी है, खारी। कौन सी है, खारी इसकी प्रमुख। देखो राजस्थान में खारी नदी, 3 नदियां हैं जो अपने को वर्तमान में दिखाई दे रही। 3 खारी नदियां, एक तो जवाई की सहायक होगी, दूसरी बनास की सहायक है, और एक है जो कि आपकी कौन सी, सांबर झील में जल उपलब्ध करवा रही है। सांबर झील के जल का स्रोत है। 3 है इनके अलग अलग। इनका जो एग्जाम में ऑप्शंस के आधार पे देखा जाता है कि कौन सी खारी का सवाल पूछा गया। जैसा कि एलडीसी भर्ती परीक्षा में पूछा था, कौन सा बनास की सहायक नदी विजाल गांव की पहाड़ियों से जिसका उद्गम होता है, उस खारी के बारे में सवाल पूछा गया था। एक बार पुनः मैं इसको समराइज कर रहा हूँ, एक बार पुनः रिवाइज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये था आपका कौन सा, लूनी नदी तंत्र। देखिए लूनी नदी तंत्र, सबसे पहले तो अपन ने क्या बताया, लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्रमुख सहायक, या यूं बोल दो पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी है। कौन सी, लूनी नदी पश्चिमी राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी है। ठीक है, दूसरा इसे मरुगंगा के नाम से भी जानते हैं वर्तमान में। मतलब पहले कहा जाता था, अब की बार तो ये 25-30 साल से अब की बारी दिखाई दी है, मतलब मरुस्थल में पानी ले जाती थी, इसलिए मरुगंगा भी इसको बोला जाता था। ठीक है, अगर परियोजनाओं में पूछे तो इंदिरा गांधी नहर को क्या कहा जाता है, मरुगंगा कहा जाता है, इंदिरा गांधी नहर को। और यदि नदियों में पूछे तो कौन सी नदी है, लूनी नदी। दूसरी बात, इस नदी का उद्गम कहां से, नाग पहाड़ अजमेर से होता है। उद्गम स्थल पर इसे सागरमती के नाम से जाना जाता है। कुछ दूर बहने के पश्चात पुष्कर अजमेर से आने वाली सरस्वती नदी के मिल जाने से दोनों की संयुक्त धारा को गोविंदगढ़ अजमेर में लूनी कहा जाता है। लूनी अपने उद्गम स्थल से लेकर बाड़मेर के बालोतरा तक मीठी व उसके पश्चात खारी हो जाती है। इस कारण इसे आदि मीठी व आदि खारी नदी के नाम से भी जानते हैं, डबल टेस्ट नदी भी कहा जाता है। इस नदी की कुल लंबाई कितनी है,
495 किलोमीटर। देखो लंबाई का आज बेसिकली आजकल सवाल आने बंद हो गए, फिर भी कई बच्चों के माइंड में गुरुजी ने लंबाई नहीं बताई, ये नहीं बताया। आजकल इनसे सवाल नहीं के बराबर पूछे जा रहे हैं, मतलब फैक्चुअल सवाल कम आते हैं, कॉन्सेप्चुअल सवाल ज्यादा आता है। कॉन्सेप्ट पे आधारित इनका क्रम पूछ लिया, उत्तर से दक्षिण क्रम पूछ लिया, दक्षिण से उत्तर पूछ लिया, पूर्व से पश्चिम क्रम पूछ लिया, इस प्रकार के। इस कारण ही अपन ये डायग्राम, बेसिकली ऐसा कोई डायग्राम है नहीं, अपन ने केवल इनको प्रदर्शित करने की कोशिश की है। आप मैप लेना और मैप में इनको प्रदर्शित करना, फिर आपको पता चलेगा कि किस प्रकार अपन अच्छी जो स्टडी जो आज के दरमियान आज के युग में अपने को जो चाहिए 3D के आधार पे आगे अपन डायमेंशन चेंज करते जा रहे हैं, अच्छे तरीके से इनको देखते जा रहे हैं। ठीक है, कई बार आ जाता है डायग्राम बनाया, निम्न को पहचानिए। अरे भाई जब मिले ही नहीं पहचाने कैसे, मिले ही नहीं तो पहचाने कैसे? तो इस प्रकार यदि अपन डायग्राम वगैरह बनाए हुए तो आराम से पहचान लेते हैं। ठीक है, तो क्या बात कर रहे थे अपन, इसकी टोटल लंबाई बताई कितनी, कितना 495। केवल राजस्थान में इसकी लंबाई है वो 330 किलोमीटर है। कितनी है? 330 किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियों की बात करें, या पहले सबसे पहले राज्य के कौन कौन से जिलों में प्रवाहित होती है, तो ये राज्य राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित हो रही है। कौन कौन से हैं? अजमेर है, पाली है, अजमेर, पाली, नागौर, अजमेर, पाली, नागौर, जोधपुर, जालोर और बाड़मेर जिले में ये प्रवाहित होती है। राज्य के कितने जिलों में प्रवाहित हो रही है? कितने जिलों में प्रवाहित हो रही है? 6 जिलों में ये प्रवाहित हो रही है। ठीक है, अब दूसरी 6 जिलों में इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है? सहायक नदियां लीलड़ी, मीठड़ी, बांडी, सूकड़ी और कौन सी है? जवाई और जोजड़ी। खारी और सरस्वती इसकी सहायक नदियां नहीं है। इसकी प्रमुख सहायक नदियों में अपन बात करें तो सबसे पहले लीलड़ी नदी का उद्गम कहां से? अजमेर जिले के, कहां से? अजमेर जिले के अरावली की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, अजमेर में बहती है और अजमेर में किस में मिल जाती है? लूनी में मिल जाती है। दूसरी कौन सी है? मीठड़ी, इसका उद्गम पाली जिले में, अरावली की पहाड़ियों से पाली में बहती है और पाली में ही किस में मिल जाती है? लूनी में मिल जाती है। इसके पश्चात बांडी, हेमावास पाली से इसका उद्गम होता है और लाखर गांव पाली में किस में मिल जाती है? लूनी में मिल जाती है। इसके पश्चात कौन सी आती है? सूकड़ी। सूकड़ी नदी का उद्गम होता है वो देसूरी पाली से होता है, पाली, जालोर व बाड़मेर में बहने के पश्चात बाड़मेर के समदड़ी गांव के निकट किस में मिल जाती है? लूनी में मिल जाती है। इस नदी पर एक बांध बनाया गया है, बांकली बांध। कहां पर? जालोर जिले में। जिस पर कौन सी परियोजना बताई अपन ने? बांकली परियोजना कार्यरत है और जिसके अंतर्गत जालोर और पाली जिला लाभान्वित हो रहा है। और इसका एक सवाल और भी बताया था मैंने, कौन सा? कौन सी नदी जब उफान पर बहती है तो बाड़मेर व जालोर जिले में बाढ़ आने की संभावना प्रबल हो जाती है। तो कौन सी नदी? सूकड़ी नदी जब उफान पर बहती है तो बाड़मेर व जालोर जिले में बाढ़ आने की संभावना प्रबल हो जाती है। उसके पश्चात आती है जवाई। इस नदी का उद्गम गोरिया गांव बाली पाली से होता है। पाली जालोर में बहने के पश्चात बाड़मेर जिले के गुढ़ामलानी के निकट किस में मिल जाती है? लूनी में मिल जाती है। इसकी प्रमुख, इस नदी पर भी अपन ने क्या बताया? एक बांध बनाया गया। कौन सा बांध? जवाई बांध। कहां पर है? सुमेरपुर पाली में है, जो कि अपन ने बात कर रहे हैं। इसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मारवाड़ का अमृत सरोवर, जिसके ऊपर अपन ने क्या बताया? जवाई परियोजना कार्यरत है। कौन सी परियोजना? जवाई। इसकी सहायक नदी कौन सी? खारी, जिसका उद्गम कहां से? शेर गांव की पहाड़ियां सिरोही से होता है और इसका मिलन जवाई में कहां पर होता है? सायला गांव जालोर में होता है। अब एक नदी है, कौन सी? जोजड़ी। जोजड़ी नदी लूनी की एकमात्र ऐसी सहायक नदी है जिसका उद्गम अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता और जिसका मिलन अरावली में दाईं ओर से होता है। इस नदी का उद्गम नागौर जिले के पांडुल गांव की पहाड़ियों से होता है और नागौर व जोधपुर में बहने के पश्चात जोधपुर जिले के कहां पर? खेजड़ली के निकट किस में मिल जाती है? लूनी में मिल जाती है। और जोधपुर के कहां पर? जोधाना में बहने के कारण इसे क्या कहा जाता है? जोजड़ी के नाम से जाना जाता है। यह था आपका लूनी नदी तंत्र कंप्लीट। खम्मात की खाड़ी में गिरने वाली, कुछ देर पहले अपन ने कौन सी पढ़ी थी? कच्छ की खाड़ी में गिरने वाली नदियां, खम्मात की खाड़ी में गिरने वाली नदियां और खम्मात की खाड़ी में गिरने वाली नदियों को अपन कितने भागों में बांट कर देखेंगे? सबसे जो प्रमुख नदी है वो है आपकी माही नदी। कौन सी है? माही नदी। तो माही नदी है
उसकी सहायक नदियों को अपन एक साथ पढ़ेंगे, माही व उसकी सहायक नदियों को एक साथ पढ़ेंगे, उसे अपन क्या कहेंगे, माही नदी तंत्र। किस नाम से जानेंगे, माही नदी तंत्र के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे, माही नदी तंत्र। किसे कहा जाता है माही नदी तंत्र, माही व उसकी सहायक नदियों को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है, माही नदी तंत्र के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले अपन इसका क्या करेंगे, डायग्रामेटिकली रूप से अध्ययन करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। किसका, माही नदी व उसकी सहायक नदियों का डायग्राम बनाएंगे। सबसे पहले देखिए ये आपका माही नदी है, ये लो साहब माही नदी। उद्गम कहाँ से होता है, मेहद झील, मेहद झील से उद्गम होता है। कच्चा चिट्ठा बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, मेहद झील से उद्गम होता है। मेहद झील कहाँ पर है, धार जिला है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में है। ये इसकी सहायक नदियां हैं, कौन कौन सी हैं, सोम है, सोम है, ये कौन सी है, जाखम है, और इधर इसकी सहायक नदी आती है वो कौन सी है, चाप। कौन सी है, चाप, ये लो साहब। और इधर से इसकी सहायक नदी आती है, उसे अपन बोलते हैं मोरेन। ये जो मैं एरो लगा रहा हूँ इसका मीनिंग है पानी इधर जा रहा है, मोरेन, ठीक है। और एक नदी है माही की एकमात्र ऐसी सहायक नदी जिसका उद्गम मतलब उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और मिलन कहाँ पर होता है, राजस्थान में होता है। और ये गिर कहाँ जाती है, खम्मात की खाड़ी में गिरती है, ये लो साहब। अब ये है राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा। अब अपन आते हैं उद्गम के ऊपर, ध्यान दीजिएगा। ये कौन है आपकी, माही, ये लो। उद्गम कहां से बताया अपन ने, मेहद झील, मेहद झील कौन सा जिला, धार जिला, मध्य प्रदेश में इसका उद्गम होता है। मध्य प्रदेश में बहने के पश्चात ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा है, ये मध्य प्रदेश की, और इधर राजस्थान और ये गुजरात की है, ठीक है। मध्य प्रदेश में बहने के पश्चात जो आपकी माही नदी है ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के खांडू गांव में प्रवेश करती है। खांडू गांव जिला बांसवाड़ा, ये लो खांडू गांव जिला बांसवाड़ा में प्रवेश कर गई। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में बहती हुई, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में बहती हुई डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य सीमा बनाती हुई, ध्यान दीजिए कहां से निकली इस नदी का उद्गम, कौन सी नदी, माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के मेहद झील से होता है। मध्य प्रदेश में बहने के पश्चात राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के खांडू गांव में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में बहती हुई, या यूं बोल दो बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में बहने के पश्चात डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य सीमा बनाती हुई, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य सीमा बनाती हुई डूंगरपुर के सलकारी गांव से, कौन सा गांव है, सलकारी गांव, कहाँ का है, जिला डूंगरपुर, ये लो साहब। डूंगरपुर के ये जो गांव है जहां से बाहर जा रही है गुजरात में, डूंगरपुर के सलकारी गांव से गुजरात में प्रवेश कर जाती है और गुजरात में बहती हुई कहाँ गिर जाती है, खम्मात की खाड़ी में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है, खम्मात की खाड़ी में गिर जाती है। लो ये क्या है, खम्मात की खाड़ी है, ठीक है, ये आपकी खम्मात की खाड़ी है। अब राजस्थान, इस नदी के ऊपर दो बांध, मुख्य रूप से दो बांध बनाए गए हैं। इस नदी पर मुख्य रूप से दो बांध बनाए गए हैं। एक बांध है आपका कौन सा, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में बोरखेड़ा नामक स्थान पर कौन सा बांध है, बोरखेड़ा बांध है। बोरखेड़ा बांध जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है, माही बजाज सागर के नाम से जाना जाता है। माही बजाज सागर, माही बजाज सागर के नाम से जाना जाता है। कौन सा बांध है, बोरखेड़ा बांध। जिला कौन सा है, बांसवाड़ा है। वर्तमान में क्या कहा जाता है, माही बजाज सागर के नाम से जाना जाता है। और इसी बांध के ऊपर कौन सी परियोजना, माही बजाज सागर परियोजना कार्यरत है।
इसके पश्चात माही नदी के ऊपर दूसरा जो बांध बनाया गया है वो कहां पर है, आपका गुजरात में बनाया गया है। कौन सा बांध है, कडाना बांध है। कौन सा बांध है, कडाना बांध। कहां पर बनाया गया है, कडाना बांध कहां पर है, गुजरात में है। कई बार परीक्षाओं में यह सवाल पूछा गया, कडाना बांध कहां, गुजरात में है, रामपुर जिले में, रामपुर के निकट पंचमहल जिले में है। ठीक है, अब माही नदी जो कहां से निकली, अपन ने दोबारा चर्चा कर रहा हूं मैं। माही नदी का उद्गम मेहद झील धार जिले से उद्गम होता है, राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के खांडू गांव में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में बहने के पश्चात डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य सीमा बनाती हुई डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य सीमा बनाती हुई डूंगरपुर जिले के सलकारी गांव से कहां प्रवेश कर जाती है, गुजरात में प्रवेश कर जाती है। और गुजरात में साबरमती के समानांतर, ध्यान नोट करना, साबरमती के समानांतर बहती हुई कहां गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। कहां गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। कितनी है टोटल लंबाई, 576 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में केवल 171 किलोमीटर बहती है। राजस्थान में कितनी बहती है, केवल 171। इस नदी के प्रवाह क्षेत्र को अपन ने बात किए थे, बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिले में क्या कहा जाता है, 56 का मैदान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, 56 का मैदान। इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसकी प्रमुख सहायक नदियों में जाखम है, सोम है, चाप है, मोरेन है और ये कौन सी है, अनास। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। सबसे पहले अपन बात करें किसकी, जाखम। जाखम नदी का जो उद्गम होता है वो कहां से होता है, जाखम नदी का उद्गम होता है छोटी सादड़ी की पहाड़ियां। छोटी सादड़ी की पहाड़ियां कहां पर हैं, प्रतापगढ़ जिले में है। प्रतापगढ़ छोटी सादड़ी की पहाड़ियों से उद्गम होता है। प्रतापगढ़ में बहने के पश्चात डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम के निकट, बेणेश्वर धाम के निकट डूंगरपुर जिले में नवा टापरा नामक स्थान पर, ये बार बार सवाल पूछा गया भाई, ध्यान रखना। स्थान कौन सा, बेणेश्वर धाम है, डूंगरपुर जिला है। पर्टिकुलर स्थान कौन सा है, नवा टापरा नामक स्थान पर किसके साथ, सोम के साथ मिलकर क्या बनाती है, प्रसिद्ध त्रिवेणी बनाती है। प्रसिद्ध त्रिवेणी किस किस की, सोम, माही और जाखम की प्रसिद्ध त्रिवेणी स्थित है। कहां पर, नवा टापरा नामक स्थान पर। जिला कौन सा, डूंगरपुर जिले में प्रसिद्ध त्रिवेणी स्थित है। यहीं पर आदिवासियों का कुंभ कहा जाने वाला बेणेश्वर धाम स्थित है। बेणेश्वर धाम कहां, डूंगरपुर जिले में। कौन सी जगह पर यह मंदिर बना हुआ, पर्वत के ऊपर, उसे बेणेश्वर धाम के नाम से जानते हैं। और नीचे जो गांव का नाम है वो कौन सा, नवा टापरा नामक है, गांव का नाम है। ठीक है, यहीं पर नीचे इन नदियों का संगम हो रहा है, इससे अपन क्या बोलते हैं, त्रिवेणी संगम के नाम से जानते हैं। कौन कौन सी, सोम, माही, जाखम की प्रसिद्ध त्रिवेणी कहां पर, नवा टापरा नामक स्थान, बेणेश्वर धाम। जिला कौन सा है, डूंगरपुर जिले में इनका। ठीक है, अब इस नदी पर, कौन सी नदी पर, जाखम नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया है जो कि राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। कौन सा बांध है, जाखम बांध है। जाखम बांध है, राज्य का सबसे ऊंचा बांध है। कहां पर बनाया गया है, प्रतापगढ़ जिले में बनाया गया है। जाखम बांध, सॉरी क्या है, जाखम बांध सबसे ऊंचा बांध है, लगभग 81 मीटर ऊंचा है। कितना ऊंचा है, 81 मीटर ऊंचा है, जिसके ऊपर जाखम परियोजना कार्यरत है। जाखम परियोजना कौन सी बांध पर, जाखम नदी पर, जाखम बांध पर। और जाखम परियोजना के तहत 2 नहरें निकालकर, इस बांध से 2 नहरें निकालकर सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके पश्चात इसकी सहायक नदियां आती है, कौन सी, सोम। सोम भी इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। इस नदी का उद्गम ऋषभदेव के निकट बीछामेड़ा की पहाड़ियों से होता है। कहां से होता है, बीछामेड़ा। कहां पर है, उदयपुर जिले में। बीछामेड़ा की पहाड़ियां ऋषभदेव के निकट उदयपुर जिले से बीछामेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर जिला से उद्गम होता है। और उदयपुर में बहने के पश्चात, ध्यान देने योग्य बात है, उदयपुर में बहने के पश्चात उदयपुर व डूंगरपुर के मध्य सीमा बनाती हुई, ध्यान दीजिए, डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य तो सीमा कौन बनाती है, माही। और उदयपुर व डूंगरपुर के मध्य सीमा कौन बनाती है, सोम। डूंगरपुर व उदयपुर के मध्य सीमा बनाती हुई वही बेणेश्वर धाम डूंगरपुर जिले में नवा टापरा नामक स्थान पर सोम, माही, मतलब किसके साथ, जाखम के साथ मिलकर माही में मिल जाती है। यहीं पर प्रसिद्ध त्रिवेणी सोम, माही, जाखम की प्रसिद्ध त्रिवेणी स्थित है।
ठीक है। इसके पश्चात आती है कौन सी, चाप। इस नदी का उद्गम बांसवाड़ा जिले की पहाड़ियों से होता है। बांसवाड़ा कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं है, बांसवाड़ा जिले की, बांसवाड़ा की पहाड़ियां, ये लो, बांसवाड़ा की पहाड़ियों से उद्गम होता है। ठीक है, बांसवाड़ा की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है और कुछ दूर बांसवाड़ा में बहने के पश्चात कहां पर, डूंगरपुर जिले में गलियाकोट से कुछ पहले, डूंगरपुर जिले के गलियाकोट से कुछ पहले किस में मिल जाती है, माही में मिल जाती है। किस में मिल जाती है, माही में। कोई पर्टिकुलर स्थान, इसका भी कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं है। इसके पश्चात आती है मोरेन, इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक है मोरेन। इस नदी का उद्गम कहां से होता है, डूंगरपुर की पहाड़ियों से, डूंगरपुर की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है, डूंगरपुर की पहाड़ियों से। डूंगरपुर में बहने के पश्चात, डूंगरपुर में बहने के पश्चात डूंगरपुर जिले के गलियाकोट के निकट, डूंगरपुर जिले के गलियाकोट के निकट किस में मिल जाती है, माही में मिल जाती है। और यहीं पर माही और मोरेन के संगम पर गलियाकोट डूंगरपुर में बोहरा समाज का उर्स लगता है। बोहरा समाज का उर्स लगता है। ये सवाल भी कई परीक्षाओं में पूछ लिया गया है, याद रखना। इसको पटवार भर्ती परीक्षा में पूछा था, सेकंड ग्रेड में पूछा था, पुलिस भर्ती परीक्षा में, पुलिस जो आपका कांस्टेबल भर्ती परीक्षा हुई उसमें पूछा गया था। बोहरा समाज का उर्स कौन सी दो नदियों के संगम पे लगता है, मोरेन और माही के संगम पर। स्थान कौन सा है, गलियाकोट। जिला कौन सा है, डूंगरपुर। डूंगरपुर जिले के गलियाकोट के निकट बोहरा समाज का उर्स लगता है, माही और मोरेन के संगम पर। इसके पश्चात आपकी जो माही नदी है डूंगरपुर जिले के सलकारी गांव से कहां चली जाती है, गुजरात में प्रवेश कर जाती है। और गुजरात में किसके समानांतर, साबरमती के समानांतर बहती हुई कहां गिर जाती है, खम्मात की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी एक सहायक नदी है कौन सी, अनास। इसकी एकमात्र ऐसी सहायक नदी जिसका उद्गम कहां से होता है, मध्य प्रदेश से। अंबर गांव की पहाड़ियां, अंबर गांव की पहाड़ियां मध्य प्रदेश से उद्गम होता है। और मध्य प्रदेश में बहने के पश्चात बांसवाड़ा जिले के मेलेडी खेड़ा गांव में, कहां पर, मेलेडी खेड़ा, मेलेडी खेड़ा गांव में बांसवाड़ा जिला में प्रवेश करती है, बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा व डूंगरपुर में बहने के पश्चात डूंगरपुर जिले में पर्टिकुलर स्थान नहीं, गलियाकोट से कुछ आगे किस में मिल जाती है, माही में मिल जाती है। अनास इसकी प्रमुख सहायक नदी, किसकी, हरण, अनास की, हरण इसकी प्रमुख सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है, अनास की, हरण और अनास के संगम पर, हरण व अनास के संगम पर कहां पर, बांसवाड़ा जिले में कौन सी परियोजना, अनास परियोजना कार्यरत है। और इस परियोजना के तहत डूंगरपुर व बांसवाड़ा जिले लाभान्वित हो रहे हैं। यह था आपका माही नदी तंत्र। एक बार पुनः रिवाइज करना हूं, ध्यान से सुनना। माही नदी दक्षिणी राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी है। जो माही नदी है ये दक्षिण राजस्थान की सबसे प्रमुख नदी है। इस नदी को वागड़ या काठल की गंगा के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, वागड़ या काठल की गंगा भी कहा जाता है। इस नदी को दक्षिण की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। किस नाम से जानते हैं, दक्षिण की स्वर्ण रेखा भी कहा जाता है। यह नदी करक रेखा को 2 बार पार करती है। करक रेखा को, जो कि 23.5 डिग्री करक रेखा, उत्तरी अक्षांश, करक रेखा को ये क्या 2 बार पार करती है। इस नदी का उद्गम, ध्यान से सुनना, मध्य प्रदेश के मेहद झील के, धार जिले के मेहद झील से होता है। मध्य प्रदेश में बहने के पश्चात राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के खांदू गांव में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ में बहती हुई डूंगरपुर व बांसवाड़ा के मध्य सीमा बनाती हुई डूंगरपुर जिले के सलकारी गांव से कहां पर, गुजरात में प्रवेश कर जाती है। और गुजरात में साबरमती के समानांतर बहती हुई खम्मात की खाड़ी में गिरती है। इस नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है। राजस्थान में ये केवल 171 किलोमीटर बहती है। इस नदी के प्रवाहित जिले कौन कौन से, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर है। और इसकी सहायक नदियों की यदि बात करें तो प्रमुख सहायक नदियों में कौन कौन सी है, जाखम है, सोम है, चाप है, मोरेन है और अनास इसकी प्रमुख सहायक नदियां। एक इरू भी है जो कि कौन सा बांध है, माही बजाज सागर बांध से पहले आके किस में मिलती है, माही में मिलती है।
इस नदी पर प्रमुख रूप से मुख्य रूप से दो बांध बनाए गए हैं। कौन कौन सा? एक तो आपका बांसवाड़ा जिले में कौन सा? बोरखेड़ा गांव में बोरखेड़ा बांध, जिसे वर्तमान में माही बजाज सागर के नाम से जानते हैं, जिस पर कौन सी परियोजना बताई अपन ने? माही बजाज सागर परियोजना कार्यरत है। और माही बजाज सागर परियोजना है ये राजस्थान और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, जिसमें राजस्थान और गुजरात का हिस्सा 45-55 का है, 45 राजस्थान का और 55 गुजरात का। परंतु इससे उत्पादित होने वाली संपूर्ण विद्युत का उपभोग 100% जो विद्युत है उसका उपभोग कौन कर रहा है? राजस्थान कर रहा है। ठीक है, इसकी सहायक नदी। दूसरा बांध कौन सा है? दूसरा बांध आपका कौन सा? कडाना बांध। कहां पर बनाया गया है? गुजरात में बनाया गया है। कहां पर बनाया गया है? गुजरात। इससे राजस्थान का कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब अपन बात करेंगे इसकी सहायक नदियों की। सहायक नदियों में सबसे पहले कौन सी है? जाखम। तो जाखम नदी का उद्गम कहां से होता है? छोटी सादड़ी, प्रतापगढ़ जिले के छोटी सादड़ी की पहाड़ियों से होता है। प्रतापगढ़ और डूंगरपुर में बहने के पश्चात डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम के निकट नवा टापरा नामक स्थान पर किसके साथ मिलकर? सोम के साथ मिलकर किस में मिल जाती है? माही में मिल जाती है। यहीं पर सोम, माही, जाखम की प्रसिद्ध त्रिवेणी स्थित है। ठीक है, जाखम नदी पर राज्य का सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध बनाया गया है। कौन से जिले में? प्रतापगढ़ जिले में, जो कि लगभग कितना? 81 मीटर ऊंचा है। और इस जाखम बांध पर कौन सी परियोजना बताई अपन ने? जाखम परियोजना कार्यरत है। कौन सी परियोजना है? जाखम परियोजना। और इस जाखम परियोजना में दो नहरें निकालकर कौन सा जिले में? प्रतापगढ़ जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। फिर आती है कौन सी? सोम। इस नदी का उद्गम उदयपुर जिले के बिछामेड़ा की पहाड़ियों से होता है। कहां से होता है? बिछामेड़ा की पहाड़ियां उदयपुर जिले से होता है। उदयपुर में बहने के पश्चात डूंगरपुर व उदयपुर के मध्य सीमा बनाती हुई डूंगरपुर और उदयपुर के मध्य सीमा बनाती हुई वही डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर धाम के निकट नवा टापरा नामक स्थान पर किस में मिल जाती है? माही में मिल जाती है। यहीं पर वही आपकी प्रसिद्ध त्रिवेणी स्थित है। फिर आती है आपकी चाप। इस नदी का उद्गम बांसवाड़ा जिले की पहाड़ियों से होता है। बांसवाड़ा व डूंगरपुर में बहने के पश्चात किस में मिल जाती है? बांसवाड़ा व डूंगरपुर में बहने के पश्चात माही में मिल जाती है। फिर आती है इसकी सहायक नदियां कौन सी है? मोरेन। मोरेन नदी, इस नदी का उद्गम कहां से बताया? डूंगरपुर जिले की पहाड़ियों से होता है। और डूंगरपुर में बहने के पश्चात डूंगरपुर जिले के ही गलियाकोट के निकट किस में मिल जाती है? माही में मिल जाती है। और माही और मोरेन के संगम पर मैंने आपको पहले बताया क्या? बोहरा समाज का उर्स लगता है। कौन सा समाज का? बोहरा समाज का उर्स। कौन सी दो नदियों के संगम पे लगता है? माही और मोरेन के संगम पर। कहां पर लगता है? डूंगरपुर जिले में। कौन सी जगह पे? गलियाकोट, डूंगरपुर में। इसके पश्चात आती है कौन सी? इसकी प्रमुख सहायक नदियों में से एक है अनास। इस नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के अंबर गांव की पहाड़ियों से होता है। मध्य प्रदेश में बहने के पश्चात राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के मेलेडी खेड़ा गांव में प्रवेश करती है। और बांसवाड़ा व डूंगरपुर में बहने के पश्चात डूंगरपुर जिले के गलियाकोट से कुछ आगे, कोई पर्टिकुलर स्थान नहीं है, गलियाकोट से कुछ आगे किस में मिल जाती है? माही में मिल जाती है। और हरण अनास की प्रमुख सहायक नदी है। हरण और अनास के संगम पर कौन सी परियोजना? अनास परियोजना कार्यरत है। कौन सी परियोजना? अनास परियोजना। इस परियोजना के तहत डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिला लाभान्वित हो रहा है। ये था आपका कौन सा? माही नदी तंत्र। यहाँ यदि कोई समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या आप लोगों को आई हो तो मुझे अवगत करवाएं, कमेंट करें, बात करें। ओके, ऑल द बेस्ट।